है कि अगले दिन मर सकती है। मतलब अगर किसी पर्सन को बता दो कि अगले दिन मरने वाला, तो आगे कैसे प्लान करेगा कुछ भी। और ऐसा वो 25 साल जी ली, मतलब वो रोज के रोज मरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फ्री रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। सही बात है, गलत गलत नहीं है भाई। या तो फांसी के दे देते भाई, है ना, या तो फांसी दे देते उसको। पर आप उसको हेल्ड करके रखे हो इतने साल से। ठीक है, तो ये हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर सपोर्ट रहता है तो कितने बड़े बड़े डिसीजंस आप सोचो हेल्ड में हो जाते, पेंडिंग हो जाते हैं, अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छा होता है तो, है ना। और यही चीज हम लोग करना चाहते हैं किसी भी कंट्री के साथ। इवन देखा होगा ना कि चाइनीज और इंडियन का रिलेशन अच्छा है, पर रादर देन चाइनीज गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, है ना। प्रॉब्लम है चाइनीज गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में, मतलब जो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। पर इंडिया और चाइना के में एज सच कोई एनिमिटी नहीं है ना, एनिमिटी नहीं है। तो ये जो आपको समझ आ रहा है कि ये जो अफगानिस्तान जो एरिया है ना, ये अफगानिस्तान का हमारे और हमारा अफगानिस्तान के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। अब क्या है, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान अलग अलग थे, अभी भी अलग अलग हैं, बट जब उस समय प्रीवियस गवर्नमेंट थी, तो वहां पे बीच के जो लोग थे, एक बॉर्डर एरिया था पश्तून एरिया, जिसमें आधे इंडिया आधे पाकिस्तान के साइड थे और आधा अफगानिस्तान के साइड थे। पर पश्तून को कोई रोकता नहीं था, कभी इधर आ जाते थे, कभी उधर चले जाते थे। बट जब 9/11 का अटैक हुआ ना, है ना, 9/11 जानते हो ना, है ना, उसामा बिन लादेन ने जो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे गिरा दिया था, है ना। तो जब वो अटैक हुआ ना, तब ना इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर सील हो गया, क्योंकि यूएस पाकिस्तान में रह के अफगानिस्तान से लड़ाई कर रहा था। जान रहे हो कि नहीं, है ना। यूएस 14 साल तक सबसे फेल्ड वॉर लड़ा, पाकिस्तान में रह के अफगानिस्तान में वॉर करने की कोशिश किया। 14 साल 15 साल तक कितने लोगों को मार डाला, खुद के लोग भी मरे, कितने करोड़ों गए। उसके बाद फिर से फाइनली तालिबान आ गया। मतलब कैसे हाउ टू वेस्ट योर टाइम, है ना, वो अमेरिका से सीखा जाए। सेम चीज उसने वियतनाम में किया था, और वही चीज इसके साथ हुआ। खैर, मैं ये बताना चाह रहा था, तो वो जो पश्तून थे ना, है ना, अब पश्तून को आना जाना मुश्किल हो गया। तो अब तालिबान गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वो जो पश्तून एरिया जो है वो मेरा है ना, अफगानिस्तान का है, और पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए करके। तो इसके बीच में दोनों का फाइट चल रहा है, दोनों का टसल चल रहा है। ठीक है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान का। तो ये है, पश्तून को पख्तून से अलग याद रखिएगा। वो खैबर पख्तून अलग थे, जिसके खान अब्दुल गफ्फार खान थे ना, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे कभी, वो खैबर पख्तूनख्वा एरिया के थे, है ना। वहां का भी हमारा अच्छा रिलेशन है, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है ना, जिसको खैबर पख्तून बोलते हैं, उस एरिया के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। पर मैं बता रहा हूं पश्तून के बारे में, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में। और जो खैबर पख्तून है वो इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर में। हाँ, इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर में। ठीक है। अब ये जब भी कुछ ऐसा न्यूज आता है कि कौन सा बॉर्डर किसका है, इसके लिए पहले इंडिया का ज्योग्राफी तो क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए इस चीज को समझाने के लिए आज की क्लास में बता रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है ना। ठीक,
तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में व्हाट विल बी आवर स्कोप, क्या हमारा स्कोप रहेगा, क्या पढ़ना है हम लोग को इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में। तो पहला चीज हम लोगों को इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, भारत एक भौगोलिक इकाई के रूप में, भारत एक भौगोलिक इकाई के रूप में। यूनिट जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, या इकाई वर्ड यूज करते हैं, वो किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि भारत एक यूनिट के जैसा देखना, मतलब क्या, सिंगल एंटिटी, मतलब वो तो ठीक है, लिटरल मीनिंग हो गया, पर एक्चुअल में क्या सिग्निफाई करता है। देखो वर्ड क्या लिखा है, भौगोलिक इकाई, ज्योग्राफिकल यूनिट, ज्योग्राफिकल यूनिट। अच्छा, तो ज्योग्राफिकल इंडिया और पॉलिटिकल इंडिया सेम है, मतलब राजनीतिक भारत जो है, राजनीतिक भारत जो है, और भौगोलिक प्राकृतिक या भौगोलिक भारत जो है, ये दोनों क्या सेम है, क्या डिफरेंस है। हाँ, अच्छा, जो चीज ज्योग्राफिकली सिमिलर है क्या पॉलिटिकली अलग अलग हो सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो भौगोलिक तौर पे सेम है, एक रूप पे है, तो क्या वो पॉलिटिकल तौर पे, राजनीतिक तौर पे अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, एलएसी और अच्छा, अच्छा, जैसे क्या है, हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल इंडिया के वेस्ट में है कि ईस्ट में, ईस्ट में, तो वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, बंगाल के वेस्ट में है। तो अगर हम लोग इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर को नहीं मानते, बाय द वे, तो पूरा बंगाल जो है ना, चाहे बांग्लादेश का बंगाल हो चाहे यहाँ का बंगाल हो, वो ज्योग्राफिकली सिमिलर भरे पॉलिटिकली अलग अलग है ना। दोनों ही गंगा का डेल्टा है ना, गंगा सागर के लिए कहाँ जाते हो आप, उसी जगह बंगाल में जाते हो, ठीक है, दोनों ही गंगा का डेल्टा है, बट हम लोग ने इसको पॉलिटिकली अलग अलग कर दिया। तो मैं वही चीज बोलना चाह रहा था, सेम चीज पाकिस्तान के साथ है, इंडिया पाकिस्तान, हमारा पास जो पंजाब है और उनका जो पंजाब है, दोनों सिमिलर है, हमारे पास जो कश्मीर है उनका कश्मीर जो सिमिलर है ना, तो ज्योग्राफिकली देयर इट इज सिमिलर, भले पॉलिटिकली अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे, जब ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में, तो हम लोग ऐसे यूनिट बात करेंगे, मतलब रिगार्डलेस ऑफ उसका पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये स्कोप है पढ़ने का। दूसरा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, स्ट्रक्चरल, मतलब क्या है, हमारे जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है वो एक्चुअल में बना कैसा है, कौन से रॉक्स का बना है, कब बना है ना, और उसमें कौन कौन से मेटल्स वगैरह मिलते हैं, वो सब चीज को समझना इसका स्कोप है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में दूसरा तरीका ये है। तीसरा टॉपिक है जो पढ़ना है, भारत के भौगोलिक प्रभाग, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कि अगर मुझे स्टेट छोड़ दूं, अगर मुझे इंडिया को डिवाइड करना है एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, तो मैं कैसे डिवाइड करूं। तो मैं क्लियर है, इधर पे माउंटेन है, इधर पे प्लेटू है ना, इधर पे प्लेन है गंगा का, उस हिसाब से मैं डिवीजन करूंगा, तो वो डिवीजन को है फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिर है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नदियों का प्रवाह जो होता है उसको समझना, उसको हम लोग समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। फिर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एक सीजन चेंज हो रहा है, जो चेंज होना था 15 दिन पहले, अभी हो रहा है चेंज, और क्या हो रहा है, मानसून आ रहा है, यस मानसून आ रहा है, बड़ा अच्छा से बोला किसने, मानसून हाँ, अब दिन छोटा होने चालू हो गया, 21 जून से अब वहां से डे जो है उसका लेंथ जो है कम होता जा रहा है। 21-22 एक्चुअली नॉर्मली उसी में से एक बड़ा रहता है, तो कभी 21 का वो आवर के बीच में डिफरेंसेस होता है ना, इसलिए ना
इसलिए हमेशा से 2 डेट बोलना चाहिए, 21 या 22 इस तरीके से। अब 22 तारीख या 21 तारीख के बाद से दिन का जो लेंथ है वो छोटा होने लग गया है ना। इंटरनेशनल योगा डे इसलिए हम लोग 21 डे को मनाते, 21 को मनाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सन की एनर्जी उसी दिन मिलती है अर्थ में, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां से मॉनसून चालू हो गया है ना, मॉनसून आने लग गया। आज रायपुर में आने वाला था, तो आ गया होगा, आई होप, है ना। हाँ, वैसे आता है तो बहुत अच्छा आगाज होता है, इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून, है ना। तो इससे पहले भी ऐसे ही रहा, अभी देखते हैं कैसा रहेगा करके, है ना। तो यस, तो मॉनसून आने वाला है, वो डिले हो गया था, पता चला होगा, लेट हो गया। पर लेट क्यों हो गया था? नाश्ता, पोहा जलेबी है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसको बोलने की कैपेबिलिटी थी, पूछा नाश्ते में क्या है करके, तो बोला, नर्स बोली पोहा जलेबी, बोला फिर छत्तीसगढ़ में पैदा हो गया मैं। ये एमपी छत्तीसगढ़ में ना एक्चुअली पोहा जलेबी बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ मॉर्निंग में। खैर, तो मॉनसून डिले हुआ था, जो इसने सही बताया, बिपरजॉय के कारण से। बिपरजॉय जो आ गया था साइक्लोन, तो उसके कारण से जितनी मॉनसून की हवाएं हैं वो उधर चले गई थी। क्या होता है, मॉनसून या कोई भी विंड हो, वो हमेशा से लो प्रेशर के पास अट्रैक्ट होती है कि हाई प्रेशर, निम्न दाब की तरफ अट्रैक्टेड होती है कि उच्च दाब की तरफ? लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है कोई भी विंड। कहीं पे चक्रवात है, कहीं पे साइक्लोन है, तो वहां पे लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है? लो प्रेशर है, इसलिए मॉनसून उधर चले गई। हाँ हाँ भाई, राजस्थान के डेजर्ट में इतनी बारिश, आंखें तरस गई होगी कई लोगों की, है ना, कि वहां पे इतनी बारिश होना, ये है। ठीक, तो फिर अगला जो पढ़ेंगे वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलते बस है पढ़ेंगे करके, पढ़ेंगे कब पता नहीं, है ना। सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी, है ना, मृदा। सॉइल्स ऑफ इंडिया अगला टॉपिक रहेगा, और वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट के बारे में। तो इंडिया एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट मतलब इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, ये 32 लाख किलोमीटर, 32 लाख 87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ द लैंड है। हमारा इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का ओनली 2.4% लैंड बिलोंग करता है। ईस्ट में हिमालय से लेके, हाँ नहीं, नॉर्थ में बोलना चाहिए था, है ना, नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक, क्योंकि नॉर्थ का भी जो टिप पॉइंट है वो काराकोरम के पास है, जो कि हिमालय के पार्ट है। और ईस्ट में भी जाओगे तो एक नाम है नामचा बरवा, है ना, तो नामचा बरवा भी हिमालय का ही पार्ट है। तो हिमालय जो है, कहाँ, काराकोरम से लेके हम लोग कहाँ तक जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश तक, है ना, अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं। तो वहां से वहां तक पूरा इसका एक्सटेंशन होता है। तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो होता है, अक्षांश के हिसाब से जो इसका विस्तार है, 8 डिग्री 4 यूनिट, 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स। प्रिंसी, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है? वर्टिकल होता है, लैटिट्यूड वर्टिकल होता है। अक्षांश जो होता है वो खड़ा रहता है। नहीं, आप ही लोग बता रहे हो, मैं तो, हाँ, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है, गलत है ना, लैटिट्यूड लेटा हुआ, ठीक है ना, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है, अक्षांश जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो लंबा होता है ना। तो हम लोग जब एक्सपेंशन बता रहे हैं, तो मतलब नॉर्थ से साउथ एक्सपेंशन बता रहे हैं। अगर मैं लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन बोल रहा हूं, तो नॉर्थ से साउथ बता रहा हूं।
कि ऐसा बता रहा हूं? ईस्ट से वेस्ट अगर मैं लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन बोलता हूं, अक्षांशीय विस्तार बोलता हूं, तो मैं ये पोजीशन 1 लूं कि पोजीशन 2 लूं? पोजीशन 1। ये वाला ऐसा? ऐसा लूं? ऐसा? डांस करूं क्या ऐसे? दिल लगा लिया। देखो, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, ये एक लैटिट्यूड है, ये भी एक लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, एक लैटिट्यूड से ये लैटिट्यूड, ठीक है ना? तो इसको लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। अब लॉन्गिट्यूड ऑब्वियसली, है ना? तो रटो तो एक ही चीज को रटो ना, दूसरा चीज को मत रटना फिर, है ना? क्योंकि फिर से कंफ्यूज हो गया। अब दूसरा है ये वाला, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? 68 डिग्री 7 मिनट्स, है ना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स, मैं दिखा दूंगा अभी, है ना? इस तरीके से है। तो पहले नाम पढ़ के ही समझ जाना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड में बोल रहा हूं तो ऐसा, है ना? और लैटिट्यूड बोल रहा हूं तो इस तरीके से एक्सपेंशन। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। अगर मैं 38 माइनस 8 करूं तो कितना डिग्री होता है? मतलब टोटल मैं देखूं कितना डिग्री पे है लैटिट्यूड के हिसाब से, तो इसको मैं 38 मान लेता हूं रफली, और उसके 8 मान लेता हूं रफली, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना? यहां से यहां तक 30 डिग्री लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, ठीक है? अब यहां से आता हूं, इसको 68 मान लेता हूं, उसको 98 मान लिया, इसको 68 मान लेता हूं, उसको 98 मान लेता हूं, तो ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 30। मतलब अगर आपको रफली याद रखना है तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन भी 30 डिग्री है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी 30 डिग्री है, रफली अगर याद रखना है तो उसमें से ना क्या करना, एक याद रखो 8 और एक को याद रखो 68, उसमें 30 जोड़ देना तो दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है ना? वैसे एग्जैक्ट लिखने नहीं आएगा, पर आपको रफली याद रखना है, ठीक है? हाँ, स्टेट पीएससी में आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, है ना? जो 37 डिग्री 6 तक याद रखना है, ठीक है? और वैसे 68 डिग्री 7 से लेकर 97.25 तक याद रखना है। तो पहले ग्रॉस वाले चीज याद किया करो, फिर माइन्यूट चीजें याद किया करो, है ना? एकदम से छोटा छोटा चीज रटने लगोगे तो बाद में याद नहीं रहेगा, पहले बड़ा चीज याद करो, ठीक है? तो ये है हमारा इंडिया। तो यहां से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स, 2933 किलोमीटर। और यहां पर ले रहे हैं काराकोरम से 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट्स कन्याकुमारी तक। इसका लेंथ है 3214 किलोमीटर। तो लेंथ ज्यादा है कि विड्थ ज्यादा है? लेंथ ज्यादा है, तो अगर पूछा जाए तो याद रखना लेंथ ज्यादा है, ठीक है ना? नहीं, तो आप माइनस करोगे ना एग्जैक्टली, तो 30 डिग्री में रफली माना था, और एग्जैक्ट माइनस करोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है काराकोरम रेंज में, नाम है इंदिरा कोल। तो इंदिरा ने दोनों साइड में नाम दे दिया अपना, नीचे भी इंदिरा पॉइंट, उधर पे इंदिरा कोल, है ना? तो काराकोरम रेंज में जो इंदिरा कोल जो सियाचिन ग्लेशियर में है, वो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। गॉट इट? ठीक है ना, काराकोरम रेंज में। और वैसे ही अगर ईस्टर्न मोस्ट में देखा जाए तो किबिथु, किबिथु इज अ स्मॉल टाउन अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर मैं ईस्टर्न मोस्ट में जाऊं तो किबिथु है, नॉर्दर्न मोस्ट में जाऊं तो इंदिरा कोल है, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात में जाऊं तो घुअर मोती करके एक विलेज है जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ,
सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है? किसने सुना है? अरे किसने सुना है, नहीं किस लिए सुना है? ठंडा जगह है ना, पूरे वर्ल्ड का सबसे ठंडा जगह सियाचिन ग्लेशियर। बेचारा अंटार्कटिका रो रहा होगा कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो करके। ग्रीनलैंड भी रोएगा। बहुत ठंड है, तो सियाचिन ठंड के कारण से तो फेमस नहीं है। ट्रेनिंग होती है, वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ हाँ, भेजते हैं। सानिया, यस सर। क्यों सर फेमस? मिलिट्री बेस है वहाँ पे, मिलिट्री बेस है। इंडियन आर्मी। किसका मिलिट्री बेस है, पाकिस्तान का? नो सर, इंडिया का। दोनों और का? चाइना के बीच में चाइना का भी? क्लैशेस होते रहता है। मैं इसलिए पूछा है ना, सियाचिन जो ग्लेशियर है एक ट्रायंगल जैसा है, एक साइड इंडिया, एक साइड पाकिस्तान, एक साइड चाइना, समझ लो। सियाचिन ग्लेशियर ऐसा है। वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे वॉरफेयर है, मतलब जंग का मैदान जो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि उसी के पास K2 है, काराकोरम, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है ना। तो सियाचिन एक ग्लेशियर का नाम है, और उस जगह पे इंडिया का टॉप मोस्ट प्रेजेंस है वहां पे। तो वहां पे अगर आर्मी वाले ट्रेनिंग ले लेते हैं तो वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग होता है वो, क्योंकि वहां पे लोग वॉर से कम मरते हैं, तबियत खराब होने से ज्यादा मरते हैं। हाँ, रियलिटी है, वहां पे लोग तबियत खराब होने के कारण से ज्यादा मरते हैं रादर देन वॉर से। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन के हिसाब से, ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए तो तीनों कंट्री को अपना आर्मी हटा लेना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली इंडिया के लोग मरते हैं, पाकिस्तान के लोग भी मरते हैं, सारे लोग मरते हैं, चाइना के लोग भी मरते हैं। और मोस्टली देखोगे कि आए दिन वहां पे एवलॉन्च होता है, ग्लेशियर सरकता है, और उसके कारण से आए दिन लोग मरते रहते हैं। तो क्या मतलब है भाई, इतने लोग मर जाते हैं, जितना वॉर में नहीं लड़ रहे हैं उससे ज्यादा उसमें मर जाते हैं। पर प्रॉब्लम है ट्रस्ट इशू, है ना, ट्रस्ट इशू, इसी के कारण से सबको वहां पे रहना पड़ता है। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर का। हाँ, सियाचिन वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर में भी आता है। दो चीजें बताया मैंने, सियाचिन एक तो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट वॉरफेयर है, दूसरा क्या चीज, अब करेंगे ना, आप करें, हाँ अब करेंगे, ये सब काम करेंगे अभी हम लोग। प्रॉब्लम क्या है ना, वहां से भी ड्रोन आएगा, हमारे तरफ से भी ड्रोन आएगा, प्रॉब्लम यही हो जाएगा, क्योंकि ड्रोन कहीं का भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने एक ड्रोन की क्लास में बताया था कि ड्रोन के साथ बड़ा दिक्कत यह है कि इतना सा ड्रोन करने के लिए कई लाखों करोड़ों का मिसाइल मारना पड़ता है उसके लिए, है ना। एक ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि हार्डली 10-15 हजार का होगा, या 40-50 हजार का भी होगा ड्रोन, तो करोड़ों का मिसाइल आप मारोगे उसमें, तो फिर डिटेक्टर लगा के रखोगे, वो भी एक मारोगे, वो छोटा सा मरेगा वो, है ना, उसके बाद कितने लोग। तो इसलिए क्या है, ड्रोन का यूज ना बहुत देख समझ के करना चाहिए। और हमारे लिए सबसे बिगेस्ट थ्रेट बोला जाए ना तो यही है। हाँ, डिटेक्ट होते हैं पर वो बहुत लो एलिवेशन में जब चलते हैं ना तो नहीं डिटेक्ट हो पाते। तो इसलिए ड्रोन के अगेंस्ट में हम लोग बहुत सारा सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे DRDO बना रहा है, और वर्ल्ड से हम लोग टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं जो कि ड्रोन से हमारे को हेल्प ले सके, मतलब हमें हेल्प मिल सके। क्या है, अब क्या है, किसी तरीके से पाकिस्तान क्या करता है, भिजवा तो देता है अपने लोगों को, और आर्मी का जो एम्युनिशन वगैरह आते हैं वो ड्रोन से पहुंच जाते हैं, और ऐसा ही हो रहा है। अभी जितने अटैक्स हो रहे हैं उनको जितने ये एम्युनिशन एंड आर्म्स मिल रहे हैं, हथियार जो मिल रहे हैं, वो ड्रोन से सप्लाई होकर मिल रहे हैं। IED जो होता है वो भी उसी से मिल रहा है। IED समझते हो ना, अरे विस्फोटक जो होता है ना जिससे ब्लास्ट होता है, वो IED केमिकल्स जिसको नक्सलाइट्स भी यूज करते हैं, है ना। तो ये है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रोन। खैर, तो ग्वार मोती जो है गुजरात का है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, या तो इंदिरा पॉइंट अंडमान का। पिग्मेलियन पॉइंट जो है
देखो, अगर हम लोग इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बोले तो डिपेंड करता है, आप दो क्वेश्चन पूछना मुझसे। पहला चीज कि सर मेन लैंड का बता रहे हो कि अंडमान निकोबार का बताओ, क्योंकि हमारा जो पूरे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। पर अगर इंडिया के मेन लैंड का पॉइंट बोला जाए तो वो इंडिया में है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट है अगर मेन लैंड की बात करें। बट अगर इंडिया एज अ होल बोले, अंडमान को भी इंक्लूड करते हैं, नॉर्मली करना भी चाहिए, तो पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है ना। तो अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा, वहां पे भी इंदिरा कोल से लेके इंदिरा पॉइंट तक। कौन सा? हाँ हाँ, ये ना 8 डिग्री के आसपास है ये। हो गया, देखो। हाँ, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है और इंडिया मेनलैंड इंडिया में कन्याकुमारी। हाँ, मैंने अपने इंडिया में मतलब मेनलैंड में दिखाया था ना 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। निकोबार भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार। अंडमान भी लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान और ग्रेटर अंडमान, है ना। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं वो ग्रेटर निकोबार के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट में है। ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स और ये रफली आपका 8 डिग्री के आसपास है ना। जो इंदिरा पॉइंट है वो 8 डिग्री के आसपास है। अच्छा, लिख रहे हो क्या? हो गया। रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी से लेके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। कच्छ सुना होगा, है ना। कच्छ एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया है, मतलब सॉल्ट मिलता है ना, नमक मिलता है, नमकीन वाला एरिया है। अगर वहां पे अगर आप लैंड देखोगे तो आपको व्हाइटिश दिखता है सॉल्ट के कारण से। वंस अपॉन अ टाइम वो ओशन के अंदर था, कच्छ जो एरिया है वो ओशन के अंदर था। अब वो ऊपर आ गया तो हम लोग उसमें से सॉल्ट निकालते हैं। तो इंडिया का सबसे अच्छा सॉल्ट देने वाला वो वाला एरिया है। बट वो अभी भी मार्शी टाइप का एरिया है, दलदल जैसा जगह है वो कच्छ जो है। तो उस जगह के उस टाइप के एनवायरनमेंट होने के कारण से वहां पे एनिमल भी वहां के स्पेसिफिक है, जो कि बाकी जगह नहीं मिलते हैं। तो इसलिए गुजरात डाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए। गुजरात में आपने सुना होगा कि गिर और गिरनार, है ना, एक जगह है। वो जगह ऐसा है जहां पे वहां पे भी लॉयन वगैरह मिलते हैं। और अगर कच्छ में जाएंगे तो गधे मिलते हैं, है ना, वाइल्ड एस, है ना, जंगली गधे मिलते हैं वहां पे, जो कि वहां के स्पेसिफिक है। नॉर्मल जो इंडियन एसेस होते हैं वो इंडिया के मेन लैंड के आसपास मिलते हैं, पर वो जो वाइल्ड एस है वो उस टाइप के एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल है। ठीक है ना, इसलिए रन ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी का अपना एक रोल है। ये तो मैंने बता दिया है, तो उसको हम लोग तो अब इस पिक्चर को देखो। जो मैंने गुआर मोती बोला था वो ये वाला पॉइंट है, और किबिथु जो बताया था मैंने ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, इंदिरा कोल यहाँ पे है, और कन्याकुमारी यहाँ कहीं पे, और पिग्मेलियन पॉइंट ये सदर्न मोस्ट पे है। हाँ, कन्याकुमारी के नीचे है ना वो।
तो ये चीज मैंने बता दिया है कि इंडिया 2.4% ऑफ द वर्ल्ड का जो लैंड टोटल होते हैं उसका सिर्फ 2.4% कवर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। रफली अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से या लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो वो रफली हाफ ऑफ करता है ना। 8 डिग्री 23.5 से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हमारा जो एक्सपेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है 37 डिग्री 25 मिनट्स, है ना, यहाँ तक है। तो इसके बीच में अपना 23.5 लाई करता है। बट आपको ये चीज जानना जरूरी है, इस पिक्चर को देखो, ये जो पिक्चर है जो कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जा रहा है। अब इसमें देख के ये तो दिखता है कि ये क्लियरली हाफ ऑफ डिवाइडेड है, बट आप अगर मैं पूछूं एरिया, एरिया कहां पे ज्यादा है, तो नॉर्थ में ज्यादा एरिया है कि साउथ में ज्यादा एरिया है? साउथ। एक्चुअली ये ना लाइन की वजह से किया है, ये यहां से जाता है, ये जो पॉइंट्स है ना, मैं अभी ये पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक्चुअली यहां से जाता है। इस हिसाब से आप बताना, देखो आप ये डॉट्स को मिलाना। अच्छा ये सिंपली ना ये क्या कर रहा है, एक्चुअली ये यहां से कहीं है, नहीं सॉरी त्रिपुरा से तो जाता है, सॉरी हाँ यहां से ऐसे जाता है, कुछ थोड़ा सा इसने ऊपर कर दिया है। तो उस हिसाब से अब देखो एरिया के हिसाब से नॉर्थ में ज्यादा एरिया है कि साउथ में ज्यादा एरिया है? क्योंकि नॉर्थ में पूरा ये नॉर्थ ईस्ट है, देखो इतना बड़ा एरिया, फिर इतना बड़ा, ये ज्यादा नैरो नहीं है, ये काफी नैरो है, मतलब यहाँ पे काफी वाइड है ये। तो नॉर्दर्न एरिया, इनफैक्ट ये गुजरात वाला एरिया भी एक्स्ट्रा मिलता है हम लोग को, है ना। तो नॉर्दर्न एरिया ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू सदर्न एरिया। अब पिक्चर में जैसा भी दिख रहा है पर ये है ना। और वो कौन कौन से कंट्री से होके जाता है, वो जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कौन सा है झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल कितने हुए देखो ना अच्छे से, 8, है ना। तो काउंट याद रखना है, टोटल 8 स्टेट से जाता है। अब उसको मैं लेफ्ट टू राइट अगर मैं अरेंज करूं तो कहां से कहां जा रहा होगा, पहले कहां जा रहा है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उड़ीसा से जा रहा है, उड़ीसा से जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। कंफ्यूजन उसी चीज में होता है जब अपने से इमेजिन करते हो तो, कि गुजरात से जा रहा है कि उड़ीसा से जा रहा है, तो गुजरात, फिर बंगाल से जा रहा है, बंगाल से जा रहा है, फिर कहां पे जा रहा है सीधा त्रिपुरा में, ये जो छोटा सा दिख रहा है वो त्रिपुरा है। फिर उसके बाद कौन सा है मिजोरम, मिजो में जेड है तो जेड सबसे नीचे है, बाकी मणिपुर मेघालय ऊपर में है ना, तो जेड वाला पार्ट है सबसे नीचे। त्रिपुरा भी टी सबसे लास्ट में आता है, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बाद से पहले टी आता है, तो त्रिपुरा एंड मिजो ये सबसे नीचे में है। तो उस हिसाब से कोई नेमोनिक्स बना सकते हो। तो गुजरात का जी ले लो, राजस्थान का रा ले लो, और मध्य प्रदेश का म ले लो, है ना, ग्राम, ठीक है ना, ग्राम ले लिया। अब इसके बाद आगे क्या पे आए हम लोग, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए आप क्या ले सकते हो, क्या बनाना चाहिए बताओ।
देखो सी एच और जे एच है ना, आप छज्जा बना सकते हो, जैसे भी बनाने बनाओ, है ना। आपको ये याद रखना है कि उसको वेस्ट करना है ना। तो ग्राम में जाकर छज्जा में बैठ के टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट करना है क्योंकि यू हैव नेवर ट्राइड मी, ट्राई मी, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला, ग्राम में जाके छज्जा में बैठ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ट्राई मी, ठीक है, ट्राई मी। और ये एग्जैक्टली लेफ्ट से लेकर राइट तक है, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखना जरूरी है, वो ये है कि माही एक रिवर है। माही के बारे में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम से सुना होगा, पर माही एक रिवर है। बहुत ही कम रिवर ऐसी होती है जो वेस्ट में फ्लो होती है, जिसमें से माही एक रिवर है, ठीक है ना। साबरमती भी सुना होगा, है ना। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल वाला, है ना। तो साबरमती भी एक रिवर है, माही भी एक रिवर है, नर्मदा भी एक रिवर है, और तापी भी एक रिवर है। ये चार रिवर जो है लेफ्ट साइड में फ्लो होती है। ये चार रिवर जो कौन कौन सा बताया, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, सामंत। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये चार रिवर वेस्ट में फ्लो होती है, किसमें, अरेबियन सी में, अरब के सागर में। अगर उसको याद रखना है तो सामंत नाम से याद रख सकते हो। नॉर्थ टू साउथ, है ना। सामंत जो नाम है वो नॉर्थ टू साउथ है, मतलब इंडिया में यहाँ पे साबरमती रिवर है जो ऐसे करके फ्लो होती है, फिर माही रिवर है ऐसे फ्लो होती है, फिर नर्मदा है ऐसे फ्लो होती है, तापी ऐसा। ये चार रिवर ऐसी है जो इस साइड फ्लो होती है। नॉर्मली इंडिया की सारी रिवर ईस्ट में फ्लो होती है, बे ऑफ बंगाल में। चाहे गंगा ले लो, यमुना ले लो, ब्रह्मपुत्रा ले लो, कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, गोदावरी ले लो, है ना। ये सारा कहाँ जाती है, ईस्ट में। बट ये चार रिवर जो है वो इस साइड जाती है। उसके अलावा भी एक रिवर है जो कभी कभी न्यूज में आती है, उसका नाम है मांडवी रिवर, महादाई रिवर, जो कि गोवा में बहती है ना। मांडवी या महादाई दोनों एक ही रिवर का नाम है, मांडवी। गोवा मतलब ये यहाँ पे, यहाँ यहाँ कहीं पे, वहां पे मांडवी रिवर है, वो भी लेफ्ट फ्लो होती है, ठीक है। तो सिर्फ लेफ्ट वाले फ्लो होने वाली या वेस्ट फ्लो होने वाली रिवर का नाम याद रख लो, बाकी सारा तो ईस्ट वाला है। तो काम हल्का करना है तो आपको बस उतना ही याद रखो ना जितने में प्रॉब्लम है, बाकी को क्यों याद रखना, ठीक है ना। तो ये जो माही रिवर है, इसके साथ ये टॉपिक ऑफ कैंसर का क्या है कि उसको दो बार कट करती है, ऐसे ऐसे जा रही है तो ऐसे दो बार काट रही है, ठीक है ना। माही रिवर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो बार कट करता है, पहला बार मध्य प्रदेश में और दूसरी बार राजस्थान, जब वो गुजरात में एंटर करती है तब। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये टोटल 17 कंट्री से पास होता है, जिसमें से इंडिया एक कंट्री है। 17 कंट्री से पास होता है, जिसमें से इंडिया एक कंट्री है। अदर कौन से कंट्री है वो लास्ट लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इंडिया के ज्योग्राफी को देख रहे हैं तो इंडिया के बारे में देख। माही, माही नदी जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो बार कट करती है, और दूसरा मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्री को कट करता है वो टोटल 17 है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा फैक्चुअल है, अभी बाद में समझने का होगा, क्योंकि पहले मुझे बताना है क्या चीजें इसमें, तभी तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 से जाता है, 23.5 डिग्री से जाता है, और टोटल 8 स्टेट जो है ये कट करता है।
मैंने बता दिया है कि नॉर्थ में जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो साउथ के कंपैरिजन में वो ऑलमोस्ट डबल है। इतना मतलब हम लोग को दिखता है ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि नॉर्थ का एरिया साउथ से डबल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंपैरिजन में। ठीक है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आया नहीं अभी। हाँ आ गया है ना, फिर चला गया, हाँ अब आ गया। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन, टाइमलाइन मतलब जहां पे सनरेज अगर 12 बजे एग्जैक्टली पड़ती है तो वो टाइम जो 12 बजे है, नहीं अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताता इंडिया जो है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम लोग जानते हैं, है ना, इधर 68 डिग्री और इधर 97 डिग्री। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 से जाता है ना, 82.5 से जाता है। तो ये लॉन्गिट्यूड है कि लैटिट्यूड है? देशांतर है ना, अक्षांश नहीं है। अब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम इंडिया ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया कि ये ऑलमोस्ट बीच में पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको स्टैंडर्ड टाइम मान लिए, है ना। ये इंडिया ने अपने हिसाब से डिसाइड किया, अदरवाइज हम लोग 90 डिग्री भी ले सकते थे, पर क्या है 90 डिग्री थोड़ा सा इस साइड चला जा रहा है, 68 और 98 के बीच में हम लोग को निकालना है, तो हम लोग ने एक 82.5 डिग्री लिया जो कि यूपी से गुजरता है। और यूपी में कौन सी जगह से गुजरता है? मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर से जाता है। उस जगह पे जब रात के 12 बजते हैं नेचुरली, उसको हम लोग 12 बजे मानते हैं, समझते हो? क्योंकि जब यहाँ पे 12 बजे हैं एक्चुअल में, नाइट का एग्जैक्टली वो 12 बजे हो या आधा हो ये कंफर्म नहीं है, समझ रहे हो? जैसे अगर मेरे को यहाँ पे 12 बजे का मैं टाइम देख रहा हूं तो सन एग्जैक्टली मेरे ऊपर है ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ बट अगर मैं मिर्जापुर में हूं और 12 बजे हैं तो एग्जैक्टली सन मेरे ऊपर है, ये बताना चाहता था। मतलब हमारा क्लॉक और हमारा जो सन है वो मैच कहां पे करता है? मिर्जापुर में। और कहां पे मैच बिल्कुल नहीं करेगा? वो अरुणाचल में चले जाओ या तो गुजरात के वो वाले जगह पे चले जाओ, वहां पे बिल्कुल मैच नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ तो फिर भी मैच कर जाएगा थोड़ा बहुत, यही बताना चाहता था। तो हमारा 12 बजे जो सन का होता है और जो घड़ी का 12 बजे है वो मोरलेस मैच करता है, और सबसे एग्जैक्टली मैच करता है मिर्जापुर में। ठीक है, तो हम लोग जो टाइम बोलते हैं उसको जीएमटी प्लस 530 बोलते हैं, है ना। जो जीएमटी कहां से लेते हैं हम लोग? ज्योग्राफिकल मीन टाइम, है ना। तो ये जीएमटी कहां से लेते हैं हम लोग? ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा कहां से जाती है? ग्रीनविच लाइन जो है कहां से पास होती है? ग्रीनविच से होती है, बीच से होती है ना। कहां गया मेरा ग्लोब? हाँ ये है ग्लोब। इसमें मैं कैसे बीच निकालूं? नींबू रहता तो आधा कट कर देता तो मैं बोलता बीच से है करके, पर मैं ऐसे कैसे कहां से कट करूं जिसमें एग्जैक्टली आधा हो? मैं कहीं से भी कट करूं, बस ये मिडिल को कट होना चाहिए। तो 0 डिग्री में कोई रेफरेंस नहीं ले सकता इसमें, इसमें रेफरेंस ले सकता हूं मैं, समझे कि नहीं? मतलब अगर मैं इसको ऊपर से कट करना चाहता हूं तो मैं कहीं से भी कट करूं, वो तो हाफ हाफ ही होगा, तो 0 डिग्री में काउंट कहां से करूं? तो इसके लिए वहां जो ज्योग्राफर थे जो लंदन के लैब में बैठे थे, उन लोगों ने बोला जो मेरे पास से पास होती है वो 0 है। तो लंदन में ग्रीनविच लैब है, लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वहां से जो लाइन पास होती है उसी को 0 मान लिया। अब जो इस साइड है वो ईस्ट है और जो उस साइड है वो वेस्ट है। तो लंदन से इधर तक जाते हैं, इससे हमारे इंडिया तक आने में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इसका मतलब ये बताओ कि इंडिया में पहले सनराइज होता है कि लंदन में पहले सनराइज होता है?
बेकार में ही हम लोग ना पूर्वी कंट्री बोलते थे, हम लोग का अपने आप को पश्चिमी बोलना चाहिए था ना। अगर आप लोग का आंसर है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ये जो दिख रहा है ना, ये जो कुत्ते जैसा दिख रहा है ना, हाँ ये यही इंग्लैंड है ना। यहां से नीचे जाता है और इंडिया कहाँ है, वो उधर है ना। तो यहां से ये इंडिया, तो इसके राइट में हम लोग, सनराइज इस साइड से होती है किस साइड से होती है, ईस्ट से होती है। तो हमारे यहां से पहले सनलाइट नहीं आता, तो आप लोग तो गलत बता दी, इधर से ला रहे हो सनलाइट को, क्योंकि हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा वेस्ट टू ईस्ट ऐसा घुमाओ ना, ठीक है। तो इसलिए तो सनलाइट उधर पहले हो रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है करके। तो मेरे यहाँ जब 12 बजते हैं रात के, मेरे नहीं है ना, मेरे इंडिया में जब 12 बजते हैं रात के, तो यहाँ पे 12 बजने में 5.5 घंटे का डिफरेंस है, टाइम है अभी, मतलब 7:30, कितने बजे होंगे, 7:30 बजे होंगे, 7:30 भी नहीं बजे होंगे, कितने बजे, 6:30 बजे होंगे, 6:30 बजे होंगे ना। जब मेरे यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ 6:30 बजे होंगे, क्योंकि जब मेरे यहाँ 7 बजेंगे तब यहाँ पे आधी रात होगी, है ना, ये ना। तो हम लोग उसके टाइम के कंपैरिजन में 5.5 घंटा ज्यादा है, इसलिए प्लस 5:30। समझे कि नहीं, नहीं समझे, समझ आ गया ना। हाँ, तो जीएमटी प्लस 5:30, ठीक है। तो अगर क्लियर है, अगर लंदन में सुबह के 7 बजे हैं तो मेरे यहाँ 12:30 बज गए होंगे दोपहर के, इसका मतलब यही है ना, मेरे यहाँ दिन पहले हुआ तो दोपहर भी पहले होगी, कि कुछ गलत बता रहा हूँ, सही है ना। हाँ ठीक, सर लेकिन सनलाइट तो पहले ईस्ट को आएगा फिर हाँ वेस्ट की तरफ जाएगा ना। सनलाइट पहले ईस्ट में आएगा, क्योंकि ये ईस्ट है ना इंडिया का, इंडिया को इंग्लैंड के कंपैरिजन में देखो तो ईस्ट में है ना, और लेकिन हमसे हम लोग, ईस्ट, हाँ सर लेकिन हम लोग इंग्लैंड के टाइम से हम लोग +5:30 लेंगे। जीएमटी से 5:30 है, जीएमटी से मतलब यहां से 5:30 है, इसके कंपैरिजन में 5:30 आवर्स हम लोग आगे हैं। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूम रहा है, हाँ ऐसा ऐसे घूम भी रहा है और घुमा भी रहा है ऐसा। हाँ, देखो सन को कैसे मानोगे, मतलब कौन सा उसका लेफ्ट है कौन सा राइट है। देखो सन को इधर से देख रहे तो ऐसे घूमेगा, है ना, उधर से देखोगे तो इधर से ऐसे आ रहा है, सन के साथ कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, इसलिए ना वो वाला चीज हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं है कभी, कि सन के लेफ्ट साइड घूम रहा है कि सन के राइट साइड में घूम रहा है। हाँ, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ऐसा। किसका हाथ बना है, हाँ ये, हाँ हाँ उसी साइड। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होती है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होती है, ठीक है। और उससे भी पहले सुबह होती है ये साउथ कोरिया जापान ये सब में, है ना, ये सारे जगह पे सबसे पहले सुबह हो रही है, ठीक है। तो ये सब ईस्टर्न कंट्रीज है, पूर्वी देश हैं, और इधर वाले जो कंट्रीज हैं ये पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज। इवन अमेरिका भी जो होता है वो भी वेस्टर्न में आता है, ये पूरे वेस्टर्न में है, ठीक है। ज्योग्राफिकल मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम है क्या,
मैं भी वही सोच रहा था, इसलिए ना मैं थोड़ा सा सोच के बोला। हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम होगा। गलत बता दिया था मैंने आप लोगों को। ग्रीनविच मीन टाइम। तो हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82.5 भी बोलते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स भी बोलते हैं, क्योंकि 0.5 मतलब 1 का आधा और 30 मिनट मतलब 60 का आधा, सही है ना, इसलिए इसको 82 डिग्री 30 मिनट्स बोलते हैं। अब कहां से जा रही है? सबसे पहले ये कौन सा स्टेट है? अरे मिर्जापुर कोई स्टेट है क्या? है ना, ये कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, है ना। इसके बाद कहां पे आए? मध्य प्रदेश में आए। इसके बाद देखो इसका किसी का पूछ अटक रहा है, उड़ीसा का है ना। इसके बाद ये कौन सा है? तेलंगाना, आंध्रा है, ये तेलंगाना, ठीक है ना। आंध्रा, कौन सा बताए? उत्तर प्रदेश, बिना देखे बताओ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो हाँ, ओडिशा, ओडिशा पहले उड़ीसा नाम था और इसके बाद गवर्नमेंट ने ऑफिशियली चेंज करवाया, अब उसका नाम है ओडिशा। हाँ, और डबल एस की जगह SHA, ODIA SHA, ओडिशा। हाँ, उड़ीसा। कौन सा? ये मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ से दोनों जाते हैं ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा था कि नहीं, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी जा रहा है, दोनों जाता है, ठीक है ना। किससे? हाँ, MP से भी। हम लोग छत्तीसगढ़ हैं तो इसलिए छत्तीसगढ़ बता रहे हैं। मौका, MOUCA, मौका, मौका मौका अब नहीं गाएंगे क्योंकि इस बार हार गए ना वर्ल्ड कप में, है ना। मौका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, U से क्या था? उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। मौका सीक्वेंस में नहीं है बट ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। MOUCA। इसमें सही लिखा है ओडिशा। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम। हाँ, ग्रीनविच, ग्रीन हरा वाला ग्रीन, हाँ विच। अब कौन सा विच ले तो ले लो। हाँ, चुड़ैल वाला ही है, WICH वाला। हाँ हाँ, नहीं T नहीं लिख रहते हैं उसमें, CH है शायद, WICH, सैंडविच वाला। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास होती है पूरे वर्ल्ड में, उसके ऊपर वाले क्लाइमेटिक जोन को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, और उससे और ऊपर में टेम्परेट जोन। आसपास में सब ट्रॉपिकल, 23 से 30 के बीच में सब ट्रॉपिकल, और इसके बाद टेम्परेट। तो हम लोग बोलते हैं उसको उपोष्ण कटिबंध, और उसके ऊपर में शीतोष्ण कटिबंध, है ना। 23.5 के ऊपर में, इमीडिएट हाफ के ऊपर में कौन सा है? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल 23 to 30, गॉट इट। और उसके ऊपर में टेम्परेट 30 to 60, ठीक है ना। तो ये जो होता है इंडिया के ऊपर वाला, तो मतलब सोचो इंडिया में सब ट्रॉपिकल भी होगा और टेम्परेट भी होगा, क्योंकि इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है? 37 डिग्री है ना। तो 37 के हिसाब से देखा जाए तो टेम्परेट भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। और इंडिया के नीचे देखा जाए तो उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल एरिया है। हाँ, देखो 23.5 के
ऊपर वाले जो जोन होते हैं, इसको क्लाइमेटिक जोन को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। और इंडिया का 23.5 के नीचे वाला जो एरिया है, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड का, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध। 0 से 23.5 ट्रॉपिकल या तो उष्ण कटिबंध, 23.5 से 30 शीतोष्ण सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण सॉरी, है ना, सब ट्रॉपिकल। 30 से ऊपर 66 तक हम लोग क्या ले रहे हैं? टेम्परेट, शीतोष्ण। ठीक है, ये पूरा है। तो इंडिया को देखा जाए तो इंडिया दोनों जोन में आता है, बट इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, ट्रॉपिकल है, यस इट इज ट्रॉपिकल। जो मॉनसून है वो ट्रॉपिकल है। ये वन ऑफ द रीजन है इंडिया को ट्रॉपिकल बोलने का, मॉनसून। समझो, सब ट्रॉपिकल पे नहीं जाता। तो इंडिया में ट्रॉपिकल कंट्री या इंडिया को ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में डालने का क्या रीजन है? उसका एक मेजर रीजन है हिमालय। हिमालय क्या है? हमारे नॉर्थ को उतना ठंडा होने नहीं देता। एक्चुअली नॉर्मली टेम्परेट जोन इतना ठंडा होना चाहिए जितना अमेरिका वगैरह होता है, पर हमारा जो नॉर्थ है उतना ठंडा हो नहीं पाता, क्योंकि हिमालय वहां से जो कोल्ड विंड आती है उसको रोकता है। तो एक रीजन क्यों इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, उसका एक रीजन क्या है? हिमालय। दूसरा रीजन है मॉनसून। दूसरा रीजन है मॉनसून, क्योंकि हमारा जो मॉनसून है जितना रेनफॉल करा रही है वो जितना कराती है जैसे ट्रॉपिकल जोन में जितना होता है उसी तरीके से करवाती है। तो ये दो रीजन के कारण से हम लोग इंडिया को ट्रॉपिकल जोन में डालते हैं। इसलिए राइस जो है हमारे 23.5 के ऊपर भी हो जाता है और 23.5 के नीचे भी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो राइस है 23.5 के नीचे के लिए बना है, पर हमारे ऊपर में भी हो जाता है। ठीक है ना? तो नॉर्दर्न पार्ट में टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल होने के कारण से जो ठंड है वो काफी ठंड पड़ती है, काफी ज्यादा ठंड होती है, बट एट द सेम टाइम समर सीजन में बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। जबकि 23.5 के नीचे जो है मोस्टली गर्म ही होता है। 23.5 के नीचे जो है मोस्टली गर्म ही होता है, और खासकर कोस्टल एरिया में ले लो तो वो हमेशा गर्म होता है। कहाँ पे? पेनिनसुला में, हाँ। 23.5 के नीचे जो है उसमें ठंड उतनी नहीं पड़ती। ठीक है, नॉर्मली जो वहां का वेदर है वो गर्म और आर्द्र है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। और जो नॉर्दर्न पार्ट का जो है कोल्ड विंटर एंड हॉट समर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सीजन टू सीजन टेम्परेचर रेंज कहां पे हाई है, सीजन टू सीजन टेम्परेचर रेंज कहां पे हाई है, तो वो नॉर्दर्न पार्ट होगा कि सदर्न पार्ट होगा? टेम्परेचर रेंज, है ना, टेम्परेचर रेंज कहां पे ज्यादा हाई है? रेंज मतलब क्या है? जैसे हम लोग 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, पर मैं 10 किलोमीटर भी दौड़ा हूं अगर, तो मेरा रेंज कितना है? 10 किलोमीटर तक है ना, भले एक ही बार दौड़ा हूं। वैसे क्या है, अगर मैं रेंज बोलता हूं तो मतलब समर में कितना हॉट हुआ है और विंटर में कितना कोल्ड हुआ है। भले एक ही दिन कोल्ड रहा उतना, पर रेंज तो बढ़ गया ना, है ना। तो कहां पे रेंज ज्यादा है और कहां पे रेंज कम है? साउथ में रेंज कम है, क्योंकि साउथ में गर्मी उतना गर्म नहीं रहती और ठंड नहीं, हाँ गर्म रहती है पर ना 40 लू टाइप का नहीं रहता। सदन में ये चीज है कि लू नहीं चलता, हाँ पर गर्म रहेगा, 35-40 डिग्री रहेगा। एट द सेम टाइम विंटर में 25-20 डिग्री रहेगा, है ना, 20-25 डिग्री रहेगा।
पर नॉर्थ में चले जाए, दिल्ली वगैरह में चले जाओ तो 45 डिग्री प्लस तो रहता है। एट द सेम टाइम ना 8 डिग्री 7 डिग्री चला जाता है ठंड के दिन में, है ना। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना ज्यादा हो रहा है ना, 40 डिग्री का डिफरेंस आ जा रहा है, और यहाँ पे 20 डिग्री का मैक्सिमम। ठीक है, ये है। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया के कोस्ट लाइन के बारे में समझते हैं। तटीय क्षेत्र जो है, तट रेखा। अब इसमें भी क्वेश्चन अधूरा है अगर मैं ओनली बोलूं कि कोस्टल एरिया, क्योंकि मेनलैंड का कि आइलैंड का, है ना, इंडिया का मेनलैंड को लें कि इंडिया के आइलैंड्स को भी लें, तो दोनों के हिसाब से दोनों को समझना पड़ेगा। तो इंडिया का जो कोस्ट है वो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता, कहाँ पड़ता है? इंडियन ओशियन में पड़ता है ना। हाँ, तो हाँ क्यों बोल रहे हो, है ना। इंडिया जो कोस्ट है वो इंडियन ओशियन में पड़ता है। इंडिया के ईस्ट साइड में अरेबियन सी है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, अरब की खाड़ी है, और पूर्व साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ना। तो अलर्ट रहो जब मैं बोल रहा हूं तो, है ना। तो ये है, तो इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर का है। इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन मतलब जितना एरिया, लेंथ जितना ओशियन से टच करता है वो है 7517, जिसमें से मेन लैंड 5423 किलोमीटर का है, और रिमेनिंग जो है वो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मिला के है। तो टोटल मिला के 7517 किलोमीटर है। ये कुछ जगह पे 7515 लिखा रहा था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक फिगर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, एनसीईआरटी में 7515 लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी के जो राइटर हैं खुल्लर, उनकी बुक में भी वही लिखा है, क्योंकि उसने ही लिखा हुआ है। ज्योग्राफी का नया एनसीईआरटी पढ़ना है, हिस्ट्री का भले ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, ज्योग्राफी का नया एनसीईआरटी पढ़ो। तो इंडिया का कोस्ट लाइन दो जगह का मिला के होता है, एक है मेनलैंड और दूसरा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। टोटल 9 स्टेट से होके जाता है और 2 यूनियन टेरिटरी से जाता है। इंडिया के कितने स्टेट हैं तो उसको मैं बताऊंगा ही नहीं, किसी भी कर 28 है, और कितने हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 28 + 7 35। तो इंडिया का कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो गुजरात में है, ये सबको याद रखना जरूरी है, सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा जो स्टेट गुजरात है वो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन बनाता है, लगता नहीं है पर बनाता है, ऐसा रहता है करके ये है। सेकंड है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा। हाँ, आप लोग को आज नोट्स मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है, तो उतना टेंशन मत लो। अब देखो इंडिया के आइलैंड्स जो है 1962 किलोमीटर का है, किसका? अंडमान का।
जबकि गुजरात का कितना था याद है? 1215। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ओशियन का बॉर्डर बनाता है वो है अंडमान, ठीक है ना, और मेन लैंड में गुजरात, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। अब ऑप्शंस देखना, अगर वो क्लियर नहीं लिखा, मेन लैंड नहीं लिखा है ना, तो आप मान के चलो कि अंडमान को लेके चलना है, और अगर स्पेसिफिकली लिखा है मेन लैंड तो आप गुजरात को लिखो, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें से जो बड़ा है उसी को डाल जो ऑप्शन में से। हाँ, अंडमान दिया है, गुजरात दिया है, और क्वेश्चन में मेन लैंड लिखा है तो गुजरात है, क्वेश्चन में मेन लैंड नहीं लिखा है तो अंडमान है। तो ऊपर क्वेश्चन तो कुछ पूछेगा कि इंडिया का बाउंड्री अगर बस लिख दिया ना तो अंडमान, इंडिया का ओनली बाउंड्री लिख दिया कोस्टल लाइन का तो अंडमान। हाँ, द्वीप है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री के बारे में बात कर रहा है वो, अगर इंडिया लिखा है तो कंट्री के बारे में बात कर रहा है, और कंट्री के हिसाब से अंडमान हमारा पार्ट है, ठीक है ना। वैसे ही अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया बस लिखा है तो पिग्मेलियन होगा, मेन लैंड लिखा है तभी ये कन्याकुमारी लिखना है, ठीक है। फिर हमारा जो 15,106 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है वो करीब 17 स्टेट से जाता है, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा ऐसे स्टेट हैं जिसमें से कोई भारत का बॉर्डर नहीं जाता, कोई भी इंडिया का बॉर्डर नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इसी को याद करें ना, क्यों 17 को याद करेंगे, है ना। हम लोग बस इसको याद कर ले, कौन कौन सा इंडिया का बॉर्डर नहीं बनाता, कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो दो यहीं पे हो गए, है ना, दूसरा झारखंड और दिल्ली और हरियाणा, तो इसको छोड़ दो तो बाकी सारे स्टेट बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है ना। हमेशा अप्रोच निगेटिव रखो वैसा कि क्या चीज आपको कम याद रखना पड़े। सर उनको हाँ हम लोग लैंड लॉक कह सकते हैं, हाँ, उनको हम लोग लैंड लॉक कह सकते हैं। हाँ लैंड लॉक, इन्हीं को बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट्स, लैंड लॉक। हाँ, 92 डिस्ट्रिक्ट्स जो 17 स्टेट में है। क्या इनके बॉर्डर नहीं है, इंडिया का जो बॉर्डर है ना उसमें से ये स्टेट का कोई बॉर्डर नहीं है, नहीं, मध्य प्रदेश देखो मिडिल में, छत्तीसगढ़ मिडिल में, कोई भी बॉर्डर नहीं बना रहा है कहीं से। उड़ीसा बनाता है, बना रहा है ना, कोस्टल एरिया है। हाँ, सही बोल रहे हो, नहीं तेलंगाना भी है, सही बात है, तेलंगाना भी याद कर लेना, वो जो बुक में लिखा होगा जहाँ से लिया है उस समय नहीं रहा होगा ना तेलंगाना, इसलिए उसको ऐड नहीं किया, सही बात है, तेलंगाना भी उसका पार्ट है। गुड। तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनता है लैंड में, है ना, वो कौन सा बनाता है? बांग्लादेश। तो कोस्टल एरिया में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा था? गुजरात। और अगर बाउंड्री फ्रंटियर के हिसाब से देखा जाए, है ना, तो उस हिसाब से बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनता है। वैसे ये बांग्लादेश के साथ लगता नहीं है पर सबसे ज्यादा है, वैसे गुजरात के साथ लगता नहीं है पर ज्यादा है उसमें सबसे ज्यादा। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा बॉर्डर है। हाँ, वही मैं बोला ना कि लगता ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ना पूरा ऐसे घूम के है, देखोगे तो ये ऐसा इतना बड़ा ऐसा है ना।
पूरा ऐसा करके ऐसा है। गुजरात में भी जैसा ऐसा है ना पूरा। तो लेंथ देखा जाए तो बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर का बाउंड्री है, जबकि चाइना के साथ 3488 है ना, तो काफी डिफरेंस है। पांच सौ किलोमीटर का है, किलोमीटर का है ना। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझते जाओ, क्योंकि नोट्स तो दे ही रहा हूं मैं। पाकिस्तान के साथ देखो कम है ना। फर्स्ट में एक है बांग्लादेश, फिर है चाइना, है ना, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। म्यांमार के साथ 1643, फिर भूटान के साथ 6699, अफगानिस्तान के साथ ओनली 106, टोटल मिला के 15,000 हो गया, है ना। तो रफली 15,000 का हमारा बाउंड्री है। तो ये देखो कि ये दोनों कट कहाँ कर रहा है, छत्तीसगढ़ में, है ना। और बाउंड्री के हिसाब से जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 4156 किलोमीटर ये दिख रहा है, 1758, है ना। वैसे ही आपको भूटान के साथ भी लिखा नहीं है, वैसे यहाँ पे पाकिस्तान का लिखा है 106 किलोमीटर, आपका अफगानिस्तान के साथ लिखा हुआ है। ये छोटा सा एरिया अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट होता है। हाँ, नेपाल है ना, काफी बड़ा है। एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा रहता है, फिल्टर्ड रहता है, भले इसमें स्ट्रेट दिख रहा है। इंडिया में लाइंस जो डिवाइड करती हैं उसका नाम थोड़ा सा जानना जरूरी है, बहुत फेवरेट है बहुत सारे एग्जामिनेशन का। जैसे इंडिया को अफगानिस्तान से जो, नहीं इंडिया को नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान से सेपरेट करती है उस लाइन का क्या नाम है? पाकिस्तान से अफगानिस्तान को अलग करने वाली लाइन जो है वो डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन, डूरंड, डूरंड कप भी होता है ना, डूरंड, हाँ, DURAND, डूरंड। ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या तो इंडिया और अफगानिस्तान बोलो, दोनों कंडीशन में जो लाइन सेपरेट करती है उसको डूरंड बोलते हैं। तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि याद रखना है, इंडिया का भी सेपरेट करता है और पाकिस्तान का भी, डूरंड लाइन। हाँ, दोनों को, हाँ अलग करता है, देख रहे हो, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है? डूरंड है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड है। रेड क्लिफ, इंडिया को पाकिस्तान से और इंडिया को ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है उससे सेपरेट करने के लिए जो लाइन है वो है रेड क्लिफ। तो चाहे इंडिया का बांग्लादेश से बोलो या इंडिया का पाकिस्तान से बोलो, दोनों का लाइन सेम है, मतलब जो पर्सन जिसने इसको डिमार्केट किया वो पर्सन है रेड क्लिफ। तो पहले तो वो ईस्टर्न पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए वही लाइन है, रेड क्लिफ वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर इंडिया को चाइना से जो सेपरेट करता है उसका नाम है, वो आदमी जो है वो है मैक मोहन।
मैकमोहन। हाँ, तो वही है एक्चुअली, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। MCMAHON, मैकमोहन। हाँ हाँ, यही साइड बस है। सही बोले। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल ये है जो इंडिया को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, पीओके से सेपरेट करता है। एलओसी जो है वो ये है। हाँ, कारगिल यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कारगिल करीब है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जो है इंडिया को अगेन पाकिस्तान से, मतलब वो भी पाकिस्तान का ही है। अक्साई चीन इसको बोलते हैं उस एरिया को। ये अक्साई चीन, ये पाकिस्तान अक्साई। ये अक्साई चीन है और ये पीओके। तो एक साइड में एलएसी, एक साइड में एलओसी। हाँ हाँ, अपने पास इतना ही है इन रियलिटी। हाँ हाँ, ये लद्दाख के पास आता है ये। हाँ, ये एलओसी ना कुछ पोर्शन लद्दाख का जाता है और कुछ पोर्शन इधर का जाता है ना, काराकोरम के पास वाले जाता है। हाँ नहीं है। हाँ, ये तो हम लोग रखे हुए भूटान को ताकि चाइना अटैक ना करे करके, वो बफर स्टेट बना के रखे। जब भी उसको अटैक करेगा हम लोग बोलेंगे देखो भूटान पे अटैक किया करके। एक्चुअली यही रीजन है। भूटान तो चाहता था उस अर्लियर, अभी नहीं चाहता हमारे साथ आना, है ना। तो पहले चाहता था हमारे साथ आना, हम ही लोग बोले कि नहीं अलग रहे, फिर यहाँ हमला होगा तब हम लोग आएंगे करके, हल्ला करेंगे बाद में, ऐसा। तो भूटान एक बफर स्टेट। हाँ, नहीं जा सकते, दोनों जगह नहीं जा सकते। इंडिया तो कभी रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ इंडिया ये लाइन को रिकॉग्नाइज करता है, पर ये नहीं रिकॉग्नाइज करेगा कि इतना ही बस लैंड है हमारा, है ना। क्योंकि हम लोग तो क्लेम करते हैं भाई ये हमारा है, हम लोग अगर क्लेम छोड़ देंगे तो बाकी लोग तो ले ही लेंगे। भले अपना नहीं है अपने पास फिजिकली, फिजिकली अभी नहीं है, पर क्लेम तो करना है। नहीं तो क्लेम करना, हमारा कौन सुनने वाला भाई। आपका पैसा मेरा है, मैं बोल के एकदम क्लेम करते रहो तो आप थोड़ी ना दे दोगे। मतलब यही है, हम क्लेम कर रहे हैं भाई उसका उसका। हाँ हाँ, मतभेद है। हम लोग अपना क्लेम करते हैं, वो अपना क्लेम दिखाता है कि ये मेरा एरिया है करके, तो दोनों अपना अपना क्लेम करते हैं। और हम लोग को करना भी चाहिए भाई ये हमारा है करके। इसके कहाँ जीते थे। एक तो चाइना इतना सारा पोर्शन अरुणाचल प्रदेश का ले लिया हमारा, इधर वाला पोर्शन ले लिया, उसको देके पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। हम लोग ना 1962 में बड़ा बुरी तरीके से हारे थे, है ना। तो यहाँ का आधा लैंड और इधर का लैंड ले लिया चाइना ने, फिर उसको पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया वाला लैंड, और इधर वाला पोर्शन अभी भी रखा हुआ है। हाँ, हिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, हमेशा ये पढ़ोगे कि 1962 में हम लोग ने बहुत अच्छा लड़ा, ये हुआ, बल्कि हम लोग भाग के आए भाई, बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे वो लोग। हाँ, सियाचिन, ये पॉइंट, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, वही सियाचिन है। इस साइड भी पाकिस्तान, इस साइड भी पाकिस्तान, ये जो दिख रहा है ना बीच में, वही सियाचिन है। तो पाकिस्तान है पर वो चाइना का है, अक्साई चीन है ना, तो चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, नहीं अभी थैंक यू नहीं हुआ, रुको। तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास में से आता है।
इंडिया में ऐसा लैंड है जो कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट था, है ना। तो इंडिया का सबसे, हाँ क्या बोले, क्योंकि ओल्डेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत सारी कंट्रीज बाद में बनी है ना। हाँ जैसे जापान, बहुत सारी कंट्री बाद में बनी है, पर इंडिया के पास जो लैंड है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड है, तभी पानी के अंदर नहीं रहा। हाँ, इंडिया का पेनिनसुला वाला पार्ट है। तो अगर अर्थ के हिस्ट्री का सबसे पुराना टाइम देखा जाए तो वो उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन एरा, जो अर्थ का सबसे पुराना एरा था, जो कि अर्थ के हिस्ट्री का 86% करीब टाइम कंज्यूम करके रखा हुआ है। अगर हम लोग बोले कि पूरे अर्थ का सबसे बड़ा एरा जो था, सबसे बड़ा युग कौन सा था, तो वो था प्री कैम्ब्रियन, जो कि पूरे अब तक के अर्थ के जितना उसका लाइफ है, अर्थ का लाइफ है 4.6 बिलियन ईयर्स, उसमें से 4 बिलियन ईयर्स के आसपास तक प्री कैम्ब्रियन ही रहा, बाकी जो हुआ 0.6 में हुआ, जो भी हुआ, है ना। तो मोस्ट ऑफ द अर्थ के हिस्ट्री का जो टाइम था वो प्री कैम्ब्रियन था, और इंडिया में भी जो लैंड मास जो हम लोग को मिलता है वो प्री कैम्ब्रियन का ही मिलता है। अगर देखा जाए तो इस लेवल का पुराना है वो कि उसके बाद वो रॉक इरोड होके, अपर्दन होके नया बना माउंटेन, वो भी इरोड हो गया, एक और बना, वो भी इरोड हो गया, अब चौथा बना जिसको अभी हम लोग देखते हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया का जो प्री कैम्ब्रियन रॉक था वो इरोशन होके, मतलब इरोशन समझते हो, अपर्दन, है ना, उसको टूट टूट के वो एक और बन गया धारवाड़, धारवाड़ भी टूट टूट के बन गया कडप्पा, कडप्पा भी टूट टूट के विंध्या बन गया। तो मतलब हम लोग जो देख रहे हैं अभी विंध्या को देख रहे हैं, वो 4 साइकिल से होके जा चुका है, और विंध्या भी ओल्डेस्ट में से आता है ना। तो इंडिया का स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया का इंपॉर्टेंस, हाँ, धारवाड़ से पहले प्री कैम्ब्रियन रॉक, है ना, इसको आर्कियन रॉक भी बोलते हैं, तो भी दिखाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से इंडिया बहुत पुराना लैंड मास है, और अगर कोई भी लैंड मास पुराना है तो वो एक ही प्रोसेस से बना है, वो कौन सा है, नहीं पुराना जो सबसे पुराना होगा वोल्केनो से, ज्वालामुखी के फटने से बना। तो कहीं पे भी अगर सबसे पुराना पेरेंट रॉक बोलते हैं, सबसे पुराना अगर रॉक है तो उसका रॉक हमेशा से वोल्केनो से बना रहेगा, ज्वालामुखी से बना रहेगा। अब उसके बाद की जो चट्टाने हैं, उसके बाद का जो रॉक है वो उससे इरोड होके बनेगा। इसलिए हमारे इंडिया में आयरन बहुत मिलता है, क्योंकि वोल्केनो उस समय बहुत ज्यादा हुआ था। इवन उसका जो कचरा है वो भी आयरन का है, मतलब धारवाड़, धारवाड़ का भी जो कचरा है कडप्पा, वो भी आयरन का है। हाँ, उसके बाद जो कचरा है ना वो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का, जो विंध्या है ना। तो क्या है कि हैवी जो चीज है वो वहीं पे रह जाती है, लाइटर चीज दूर जाती जाती है। तो सबसे ज्यादा आयरन जो है प्री कैम्ब्रियन में, उसके बाद धारवाड़ में, कर्नाटका में, इसलिए बहुत आयरन मिलता है कर्नाटका में। उसके बाद कडप्पा जो कि आंध्र प्रदेश में है, कटप्पा नहीं ना, कडप्पा, है ना। तो कडप्पा जो है उसमें भी आपको दोनों चीजें मिलती हैं, आयरन भी मिलता है। पर विंध्या तक पहुंचते पहुंचते ना आयरन ऑलमोस्ट उतने बीच में खत्म हो चुका है। अब वो क्या है, उसमें लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चूना का पत्थर, है ना, रेत, यही सब का बना है, ठीक है ना, विंध्याचल। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। इंडिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ये इंडिया को सबसे टॉप पोजीशन पे लेके जाता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा लैंड सरफेस है जो सबसे लेटेस्ट इवेंट को भी एक्सपीरियंस कर रहा है और सबसे प्रीवियस इवेंट को भी एक्सपीरियंस करता है कि नहीं। इंडिया का जो हिमालय है वो सबसे लेटेस्ट इवेंट है जो अभी भी बन रहा है, और सबसे पास्ट के इवेंट मैंने बता दिया है, प्री कैम्ब्रियन। तो इसलिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट लैंड मास है। इंडिया में एक और वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल लैंड बना हुआ है ना, सबसे उपजाऊ जमीन बना हुआ है, जिसका नाम है गंगा का प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जो कि वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल लैंड में से आता है, जो कि इंडिया को इंपॉर्टेंट बनाता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे अगर चट्टानों को हम लोग को अलग करना है या डिवीजन करना है तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक है आर्कियन,
इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में आर्कियन बोलते हैं, जिसका टाइम था प्री कैम्ब्रियन वाला टाइम, प्री कैम्ब्रियन युग, है ना, उसी टाइम पे था। फिर सेकंड जो रॉक सिस्टम का नाम है उसका नाम है पुराना रॉक सिस्टम। नाम इसका पुराना है पर उससे ज्यादा पुराना आर्कियन है, ठीक है ना, उससे ज्यादा पुराना जो है वो है आर्कियन। तीसरा रॉक सिस्टम है उसका नाम है द्रविडियन, ठीक है, तीसरा रॉक सिस्टम का नाम है द्रविडियन। द्रविडियन से याद आया, द्रविडियन आर्किटेक्चर का जो टेम्पल्स होते हैं, सुने देखियो, मीनाक्षी टेम्पल देखियो, साउथ के जितने टेम्पल देखोगे ना सब वो द्रविडियन आर्किटेक्चर के, है ना। तो अभी अभी हम लोग ने यूनेस्को में एक द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक टेम्पल को प्रपोज किया, भाई इसको यूनेस्को बना दो। अगर वो बन जाता है तो इस साल के करंट अफेयर्स में आ जाएगा। वो एक मंदिर का नाम, एक टेम्पल जो है उसको हम लोग ने द्रविडियन आर्किटेक्चर का है वो, उसको हम लोग यूनेस्को में प्रपोज किए हैं कि भाई इसको विश्व की धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज बना दो। पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है कि अगला जो 500 के बाद 1000 का नोट अगर आए तो उसमें उसी का पिक्चर हो, क्योंकि 2014 या हाँ 16 की बात है जब मैं यही चीज बोल रहा था, तो मैंने यही बोला था कि एक रानी की वाव है जिसको प्रपोज किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, हो सकता है वो नोट में आ जाए, और वो आ गया, है ना। तो वैसे ही है कि वो आ सकता है नोट में, और नोट में आएगा, यूपीएससी में भी पूछेगा, तो या तो यूपीएससी में आएगा या तो नोट में आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा है द्रविडियन जो मैंने बताया, पर ये देखो द्रविडियन के आने में 600 से 400 मिलियन ईयर्स अगो द्रविडियन जो आया है। इसके बाद आर्यन रॉक सिस्टम है जो कि 400 मिलियन ईयर्स से अभी तक का है, प्रेजेंट है। तो इंडिया के टोटल रॉक सिस्टम को, जो चट्टानों का जो क्रम है, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन। आर्यन को पीछे मत ले जाना, एक आर्कियन है एक आर्यन है। तो प्री कैम्ब्रियन जो रॉक्स हैं, जो भी पुराने रॉक होते हैं ना, उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको हमेशा याद रखना, तो वो है निस और शिष्ट, है ना, निस और शिष्ट। शिष्टाचार वाला नहीं है और ये शिट भी नहीं है ना, ये शिष्ट है। ये 2 ऐसे रॉक होते हैं, कहीं पे भी ये निस और शिष्ट मिलते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा इस पे प्रेशर पड़ा है, बहुत वॉल्यूम, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ा है, तब जो बना है ना, तो ये बना है। कहीं पे भी निस और शिष्ट समझते हो ना, तो बहुत एक्सट्रीम प्रेशर पड़ा है तभी वो ऐसा बना है। तो वो तभी पॉसिबल है या तो हिमालय के पास हो क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ रहा है, या तो बहुत पुराना हो, है ना, 2 ही है। इसको मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं, रूपांतरित रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसका रूप इतना चेंज हो जा रहा था कि इसका ओरिजिनल पता ही नहीं है। मेटामॉर्फिक, ठीक है। ये इसका जो बाप होगा वो वोल्केनो हो सकता है, वोल्केनिक रॉक हो सकता है, या तो उसका बाप सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है। बट इन रियलिटी अभी ये क्या बना है, निस और शिष्ट बन के बैठा हुआ है। एक्चुअली इसका बाप कौन है पता है, इसका बाप है ग्रेनाइट, है ना। अगर ग्रेनाइट पर बहुत प्रेशर डालोगे ना तो वो बन जाता है निस, नहीं निस उसको बोलते हैं निस, इसलिए वो लिख दिया है मैंने, है ना, जी साइलेंट है, जी साइलेंट है, निस। निसेस भी होना चाहिए था ना, अच्छा हाँ निसेस बोल सकते हो, हाँ निसेस बोल सकते हो। तो आर्कियन रॉक सिस्टम का 2 पार्ट है, एक है आर्कियन निस और दूसरा है धारवाड़ सिस्टम, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ अभी भी कर्नाटका में एक जिला का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है धारवाड़। फिर सेकंड है पुराना रॉक सिस्टम, जिसके 2 पार्ट हैं, कडप्पा और विंध्यन सिस्टम, कडप्पा और विंध्यन सिस्टम। तो क्या होता है देखो, रेत है, रेत पे प्रेशर पड़ा तो स्टोन बन गया, सैंडस्टोन।
इस पे और प्रेशर पड़ा तो क्वार्ट्ज बन जाता है, अभ्रक जिसको बोलते हैं, क्वार्ट्ज, चमकीला पत्थर जो है ना, क्वार्ट्ज। तो देख रहे हो कैसे हुआ। पर ये तीनों कंडीशन में एक चीज सिमिलर है, पानी नहीं पड़ा इसमें। तो वाटर के अब्सेंस में अगर प्रेशर पड़ रहा है सैंड के ऊपर तो सैंडस्टोन बन जाएगा, और प्रेशर पड़ेगा तो क्वार्ट्जाइट बन जाएगा। जब क्वार्ट्जाइट बनता है तो ये मेटामॉर्फिक है, रूपांतरित हो चुका है। बाप कौन सा बताया था, सैंड उसका भी बाप कौन है, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट अगर ऐसे जगह पे, और ग्रेनाइट वोल्केनो से निकलता है ना, अगर ग्रेनाइट उस जगह पे मिलता है जहां पे पानी कम है और प्रेशर पड़ रहा है, तब ये सीरीज चलेगा। अब देखते हैं, ये ग्रेनाइट पे सिर्फ प्रेशर पड़ा, डायरेक्टली प्रेशर पड़ गया तो नीस बन गया, है ना। एक तो प्रोसेस इस तरीके से गया, तो नीस भी मेटामॉर्फिक है। अब तीसरा कंडीशन है, अरे सॉरी, अब ये जो ग्रेनाइट है इस पे पानी पड़ गया तो क्ले बन गया, मिट्टी बन गया, उस पर प्रेशर बना तो शेल बन गया, है ना। शेल, शेल आप शेल गैस सुनते होगे, और उसी से शैल बन गया, शैल पुत्री वाला जो भी है ना, शैल, शैल नॉर्मली शैल ना, हाँ ये हार्ड हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, इसलिए ना गैस इसके अंदर में ट्रैप हो जाती है। तो जो गैस ट्रैप हो जाती है उसको शेल गैस बोलते हैं, है ना, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो होता है। अब शेल पे भी प्रेशर पड़ गया तो बन गया स्लेट, समझ रहे हो ना। तो एक ग्रेनाइट, इसका पूरा जनरेशन, बुआ चाचा सब मिल गए, है ना। तो अल्टीमेटली तीन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है क्वार्ट्ज, निस और शिस्ट, बाप सिंगल ग्रेनाइट। इसमें पानी डाल दो, प्रेशर डाल दो, शेल, मतलब अगर अपने यहाँ मिट्टी है, गीला मिट्टी है, उसको मैंने प्रेशर डाला तो शेल बनेगा, ना तो सैंडस्टोन बनेगा। सैंडस्टोन नहीं बनेगा, शेल बनेगा। प्रेशर होता है एक्चुअली, रॉक पड़ गया उसके ऊपर, है ना, या तो बहुत सारा नेचुरली ऐसे होता है कि वो अंदर चला गया, बहुत प्रेशर है इसके ऊपर लैंड का, तो इस तरीके से ये स्लेट बनता है। तो स्लेट मेटामॉर्फिक है, शिस्ट मेटामॉर्फिक है, निस मेटामॉर्फिक है, क्वार्ट्ज मेटामॉर्फिक है। इसलिए जो सेडिमेंट्री, क्योंकि देखो सैंड से ये जब टूटा है, इससे जब टूटा है तो ये सेडिमेंट है। एक्चुअली जो सैंड है ना वो सेडिमेंट है। कौन सा पत्थर को तोड़ के अवसाद बना, वही है सैंड, रेत, समझ रहे हो ना। अब पत्थर टूटने से, पानी के टूटने से अगर बना तो मिट्टी है, क्ले है, गीला मिट्टी, ठीक है ना। अब उससे फिर आगे रास्ता चालू होता जाता है, ठीक। और ग्रेनाइट ऐसा वोल्केनिक इरप्शन से निकला हुआ ड्राई मटेरियल है जिसमें सिलिका ज्यादा है, आयरन कम है। अगर आयरन ज्यादा होता तो ये मुझे ग्रेइश टाइप का दिखता। ये जितना ग्रेइश दिख रहा है ना या डार्क दिख रहा है वो आयरन है, बाकी वो सैंड टाइप का है। तो इसलिए वो लास्ट में क्वार्ट्ज जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, है ना, उस तरीके से बन जाता है। हाँ सिलिका ज्यादा है इसमें। तो मेटामॉर्फिज्म में भी देखा जाए तो जो निस होता है वो हाईएस्ट लेवल का मेटामॉर्फिक है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा वो है निस, अगर उस हिसाब से देखा जाए, डिग्री देखा जाए। और जो स्लेट होता है वो रिलेटिवली कम प्रेशर वाला है, पर ये भी मेटामॉर्फिक है। फिर शिस्ट और मेटामॉर्फिक, और ये और ज्यादा मेटामॉर्फिक, ठीक है ना। अब बेसाल्ट से क्या होता है, बेसाल्ट से भी शिस्ट बन सकता है, पर डिपेंड करता है कि इस बेसाल्ट के साथ क्या हुआ है ना। इसमें पानी पड़ गया तो ग्रीन स्टोन बन जाता है। जैसे मैंने बताया था कि आयरन पे जब भी ज्यादा पानी पड़ता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है ना। अब इसके बाद इस पर बहुत प्रेशर पड़ा तो शिस्ट बन सकता है। अल्टीमेट प्रोडक्ट ना जब मेटामॉर्फिक हो जाता है ना तो उसका पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है ना। फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी भौतिक संरचना होती है, वो चेंज हो जाती है। आप सुना होगा कि इंडिया में पन्ना में डायमंड मिलता है ना, पन्ना हीरा, पन्ना हीरा, पन्ना, है ना। तो पन्ना में हीरा मिलता है, ऐसा सुना, बचपन से सुनते आओगे। मैं तो सुना था भाई, आप लोग सुने कि नहीं, है ना। अब पन्ना कौन से एमपी में है, जो कोयला होता है उसी का मेटामॉर्फिक फॉर्म है डायमंड। अब कहा कार्बन ब्लैक था और बन गया डायमंड ब्यूटीफुल,
कहाँ सैंडस्टोन ऐसा था और उस पे वो क्वार्ट्ज ब्यूटीफुल बन गया, वैसे ही क्या है बेसाल्ट अपना पूरा प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, शिस्ट बन जाता है। तो समझ लो ना, ये है। तो ठीक है, अभी इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना नहीं पढ़ पाता एक्चुअली, बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रेशर डालना पड़ता है, इसलिए चूना का पत्थर बन सकता है मार्बल। तो घर में चूना का पत्थर को प्रेस करते रहो रोज का रोज, अरे हो सकता है मार्बल बन जाए। सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट बन जाता है। ठीक, तो बाकी अगले क्लास में देखते हैं। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भावेश कोई डाउट? चलो फिर ऑनलाइन, गुड नाइट, बाय। थैंक यू Thank you, सर। sir.